तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 26 में, डेट तो मुझे कभी याद नहीं रहती, 26 में। और एक वीडियो आपका आ चुका है जो करंट का नहीं, डेली आंसर राइटिंग हम करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो वो वीडियो आपका आ चुका है सुबह 6 बजे। और दूसरा वीडियो जो शाम को 5 बजे आना है, तो वो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और दोस्तों एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब मैं दिन के 2 वीडियोस बनाती हूँ जो डेली के हैं, तो उस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं। और आप मतलब मेरे घंटे भी मैं देखती रहती हूँ कि कितने लोगों ने देखा है, सिर्फ व्यू ही कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो जो लोग देखते हैं तो उन पे ओवर्स भी सही रहते हैं। लेकिन अगर मैं बीच में एक दो वीडियो और ऐड कर देती हूँ, तो जो नॉर्मल बेसिक 2 वीडियोस होते हैं उन पे भी व्यू कम हो जाते हैं और उन पे घंटे भी कम हो जाते हैं, देखने के घंटे भी। अब आप लोग या तो चैनल को सीरियस नहीं ले रहे हो कि मैडम तो ऐसे ही डालती रहती है, ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, या फिर पता नहीं क्यों और ये भी देखा है मैंने कि संडे का वीडियो जिस दिन एक ही वीडियो मैं मुश्किल से डालती हूँ, उस पर तो और भी ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और भी ज़्यादा घंटे होते हैं। तो ये क्या चक्कर है दोस्तों कि मतलब अगर ज़्यादा वीडियोस में डालने की कोशिश करते हो, एक तरफ तो आप मैसेज करते हो कि 2 से 3 वीडियो बनाऊँ मैं डेली के, एक करंट का और 2 आपको और वीडियो चाहिए, और दूसरी तरफ अगर मैं डालती हूँ तो ना उस पर व्यूज़ होते हैं और ना उस पर आवर्स होते हैं। तो ये क्या चक्कर है दोस्तों, इसका रीज़न क्या है वो तो आप ही लोग बताइएगा। क्योंकि जो अप्रिसिएशन जब सामने वाले बंदे को मिलती है, जब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तभी तो बनाने का मन करता है। अब मैं अगर 2 से 3 वीडियो करती हूँ, कभी कभी मैं 4 भी कर देती हूँ, छोटा सा जो 20 शब्दों वाला 2 मिनट का वीडियो और डाल देती हूँ, कभी बीच में 50 शब्दों का डाल देती हूँ। तो क्या होता है कि तीनों वीडियोज़ पे अगर 3 वीडियो डाल दे, तीनों पे व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो ये क्या चक्कर है भाई? ज़्यादा वीडियो डालना आपको अच्छा नहीं लग रहा है या क्या चक्कर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि 2 ही वीडियो डेली के बने रहें, बाकी आप लोगों की जिस तरह से डिमांड होगी वैसे भी किया जाएगा, ठीक है। ये तो सब मजाक की बातें हैं। आज की न्यूज़ दोस्तों बड़ी स्पेशल होने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें आपको पढ़ने को और देखने को मिलेंगी। पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझने में भी मज़ा भी आएगा। मुझे पढ़ने में और बनाने में बड़ा मज़ा आया, तो आई होप आप लोग भी एंजॉय करोगे। तो शुरू करते हैं बिना बक बक झक झक के। सबसे पहले दोस्तों हवाना सिंड्रोम। अब आप सोच रहे होंगे वाइट फंगस, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, कोरोना, और इसके बाद में अब ये नया क्या आ गया। जी हाँ दोस्तों, हम इस सदी में जी रहे हैं, इसमें हर रोज़ कुछ नया होता है और ऐसा ही कुछ नया आया भी है। ये ऐसा नया है जो हम लोगों ने कभी नहीं सुना है। मैंने भी नहीं सुना था, आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, बिकॉज अभी आया है ये। तो इसके बारे में देख लेते हैं। खासकर इंटरव्यूअर है ना, उनको बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें पूछने में जो डिफरेंट होती है और नई किस्म की होती है। और हमारे दोस्तों मेंस में बायो चलती है, मतलब उसमें मोस्टली बीमारियां ही हैं, है ना। बायो में भी मोस्टली बीमारियों का अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो आपको पता है करंट से कोरिलेट करके डालते हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है उसमें भी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाए, है ना। तो बिना शुरू करते हैं, देखिए कि सबसे पहले हमारा सिंड्रोम है क्या, क्यों न्यूज़ में आया है ना, और क्या इसके क्या बीमारी है या क्या है, तो वही देखते हैं। हाल ही में 2 अमेरिकी अधिकारियों में, पहले बात तो हवाना है कहाँ दोस्तों, हवाना क्यूबा की राजधानी है। अब क्यूबा कहाँ है? क्यूबा आपको पता ही होगा कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पे जो छोटे छोटे से द्वीप समूह हैं दोस्तों, उनमें एक द्वीप है क्यूबा, इन दोनों अमेरिकाओं के बीच में। ये मध्य वाले शहरों में नहीं है, इनमें नहीं है, ये अलग है। और इनके बगल में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा। और क्यूबा को दोस्तों आपको पता होगा विश्व में चीनी का कटोरा भी बोलते हैं, है ना, विश्व की चीनी का कटोरा। अच्छा ये बताइए, भारत में शुगर बाउल किसे बोलते हैं? भारत का चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? विश्व का चीनी का कटोरा तो क्यूबा को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गन्ना होता है और उससे बहुत ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन भारत में चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों हुआ ये था कि हवाना में अमेरिकी 2 अधिकारी, जैसे हमारे राजदूत नहीं रहते हैं, राजदूत और कई तरह के दोस्तों हमारे अधिकारी विदेशों में रहते हैं जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध है। तो वैसे ही अमेरिका के 2-3 मतलब कुछ अधिकारी जो हवाना क्यूबा में रह रहे थे, उनमें हवाना सिंड्रोम से जुड़ी हुई एक रहस्यमय बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, है ना। एक रहस्यमय बीमारी उन्हें दिखाई दी, कहाँ कि हवाना में रह रहे अमेरिकी अधिकारियों को। अब ये क्या थी ये बीमारी? इस बीमारी के लक्षणों में देखें तो शरीर में अजीब सी आवाज़ों का सुनाई देना, कि जैसे हमें महसूस हो रहा है कि शरीर में कुछ हो रहा है, जैसे कई कई बार नहीं होता पेट में गुड़ 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 होने लगता है ना,
कई बार ऐसे होता है कि हमारे कान में से अजीब सी आवाज़ आने लगती है ना, तो वही अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देना, शरीर में भिन्न भिन्न संवेदनाओं को महसूस करना, अलग अलग तरह की संवेदनाएं जो होती हैं कि सेंसेशन सी होने लगती है, कभी किस अंग में कभी किस अंग में, मतलब शरीर जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, अब नॉर्मल सा होने लगता है, और उसका ना तो रीज़न समझ में आ पाता है और ना ही हम ये समझ पाते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब वी कांट एक्सप्रेस, कि हम बता ही नहीं सकते कि हमें हो क्या रहा है, ऐसी एक अजीब सी चीज़ होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों थकावट होने लगती है, नींद भी ज़्यादा आने लगती है, जी मचला रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और कई बार मतलब हियरिंग लॉस भी हो जाता है, बहरा होने तक की समस्या इस बीमारी में देखी गई है। तो ये जो अधिकारी थे दोस्तों, इनकी हवाना में ड्यूटी लगी हुई थी, ये अमेरिका के कुछ अधिकारी थे, 15-20 अधिकारी, उनकी हवाना में ड्यूटी लगी हुई थी। तो सबसे पहले 2 अधिकारियों में ऐसे अजीब से लक्षण आए, वो मतलब उन्होंने इस तरह की शिकायत की कि अजीब से आवाज़ें सुनाई देना, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में संवेदनाएं महसूस करना, थकावट होना, नींद आना, जी मचलाना, चक्कर आना, और कई बार बहरा हो जाने तक की समस्या भी देखी गई। ठीक है, तो 2016 के उत्तरार्ध में, ये बीमारी अब की नहीं है दोस्तों, 2016 के उत्तरार्ध में हवाना क्यूबा में तैनात संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनयिकों और उनके कुछ कर्मचारियों ने सामान्य लक्षणों की सूचना, कुछ असामान्य लक्षणों की, सामान्य नहीं असामान्य लक्षणों की सूचना उन्होंने दी। तो ये बात है 2016 की, जब वो तैनात थे क्यूबा में, तो कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी थे, तो 15-16 लोग ऐसे पाए गए जिनमें इस तरह के लक्षण आए, और सब में सेम लक्षण थे, और सब में ये सेम ही बीमारी थी। तो तब मतलब 1-2 लोगों में थी तब तक ठीक है, फिर जब बहुत सारे लोगों में आई तो लोगों के समझ में आया कि ये क्यूबा में जो हमारे अमेरिकी हैं क्यूबा में, उन्हीं के हो रहा है, और कुछ डिफरेंट हो रहा है, बाकी वहाँ के लोगों के हो नहीं रहा है। तो दोस्तों फिर इसी पे रिसर्च की गई, और दोस्तों इसमें ये भी था, चलो बाद में देखते हैं, इसी पे रिसर्च की गई जब वर्ष 2020 में दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है अमेरिका के, नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण, डायरेक्ट माइक्रोवेव रेडिएशन को हवाना सिंड्रोम का संभावित कारण माना है। दोस्तों माइक्रोवेव वेपन होते हैं, माइक्रोवेव वेपन, अब आप सोचोगे क्या होता है, वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अमेरिका की ये जो एजेंसी है, अकादमी है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, उन्होंने बोला, अब उन्होंने एक रिपोर्ट इतने दिन रिसर्च किया और एक रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित की है कि ये जो लोग हैं इनमें इस तरह की बीमारी आ रही है, इन पे माइक्रोवेव वेपन का प्रयोग हुआ है, और इस वेपन के कारण इनको जो बीमारी हुई है, इसे इन्होंने अमेरिकी वासियों ने हवाना सिंड्रोम का नाम दिया है। तो ये माइक्रोवेव वेपन होता क्या है, क्या आपने सुना है माइक्रोवेव वेपन क्या होता है? तो दोस्तों इसे मतलब इसका फुल नेम जो है, इसे बोलते हैं डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन, ये इनमें पाया गया था, और फिर इससे जो बीमारी हुई है इसको उन्होंने नाम दिया है माइक्रोवेव वेपन। इस सिंड्रोम की बढ़ती संख्या को सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी माना जाता है। तो दोस्तों मास साइकोलॉजिकल इलनेस इसे कहा गया है, कि दोस्तों एक व्यक्ति में ही नहीं, फिर ये धीरे धीरे बहुत सारे व्यक्तियों में, बहुत सारे अमेरिकी कर्मचारियों में, अमेरिकी लोगों में जो क्यूबा में रह रहे थे, उनमें यह बीमारी पाई गई, जिसे क्या बोला गया, मास साइकोलॉजिकल इलनेस, मतलब एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी। अब दोस्तों इसे मनोवैज्ञानिक बीमारी क्या कह रहे हैं, पता है इनमें हुआ क्या था, कि ये जो कर्मचारी है ये इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि हमें ये हो रहा है कि मतलब ईचिंग सी हो रही है शरीर में, है ना, अजीब से सेंसेशन सी हो रही है ना, थकावट, कमजोरी, और ये सब हमें ऐसा ही लगता है, ऐसे ही फील हो रहा होगा, ये बीमारी थोड़ी है कोई, है ना। लेकिन वो एक में नहीं, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा लोगों में आने लगी, और ज़्यादा लोगों में आने लगी, है ना। और जब उनका चेकअप किया गया अमेरिका में, तो उनका शरीर बिल्कुल सामान्य था, उनके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं थी, है ना, उनका शरीर बिल्कुल सामान्य था। तो डॉक्टर्स को समझ भी नहीं आया कि ये है क्या, मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी इन लोगों को समस्या हो रही है। चलो एक व्यक्ति को वहम हो जाएगा, दूसरे को वहम हो जाएगा, लेकिन इतने सारे लोगों को, बहुत सारे लोग सामने आए थे, इतने सारे लोगों को वहम कैसे हो सकता है इसी सेम सामान्य चीज़ का। और वे ये भी नहीं है कि वो लोग पास पास में रहते थे, वो लोग दूर दूर रहते थे, उन्हें पता भी नहीं था कि किसी और भी व्यक्ति की ऐसी बीमारी है क्या, है ना। तो इसे दोस्तों फिर मास साइकोलॉजिकल जो इलनेस है ये कहा गया। तो जब एक समूह के लोग एक ही समय में बीमार महसूस करना शुरू कर देते हैं, भले ही उनके बीमार होने का कोई शारीरिक और पर्यावरणीय कारण ना हो, तो उसे मास साइकोलॉजिकल इलनेस या फिर सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी कहते हैं। वे सोचते हैं कि वे रोगाणु या विष या जहर जैसी किसी खतरनाक चीज़ के संपर्क में आ गए हैं, इसे ही एमपीआई बोलते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं कि मतलब जो ये कोरोना सिंड्रोम नहीं, हवाना सिंड्रोम की वजह से एमपीआई की समस्या आई। एमपीआई मतलब जो मास
साइकोलॉजिकल इलनेस मतलब ये होती कि बहुत सारे लोगों को एक ही समय में एक जैसी बीमारी के लक्षण महसूस हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके कोई बीमारी, ना तो शारीरिक बीमारी है, ना उनके वहाँ की पर्यावरण से कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी इनके बीमारी है। और उन लोगों को ऑटोमेटिक ये वहम होने लगता है कि कुछ तो उनको हुआ है, कुछ तो वो ऐसी चीज़ के संपर्क में आए हैं जिसकी वजह से उनकी ये स्थिति बिगड़ी है ना। तो ये है दोस्तों पूरा हवाना सिंड्रोम। तो हवाना सिंड्रोम अब सुर्खियों में आया है बिकॉज अमेरिका की जो एजेंसी है, अमेरिका की जो संस्था है, इसने अभी इस पर रिसर्च किया और इसने कहा है कि ये जो लोग हैं जिनको एमपीआई या एमपीआई जैसे ये लोग पाए गए हैं जिनको हवाना सिंड्रोम हुआ है, इन पर माइक्रोवेव वेपन का यूज़ हुआ है, इसकी वजह से इनको यह प्रॉब्लम हुई है। तो एक तो इससे दो चीज़ें चर्चा में आ गई, एक तो आ गई हवाना सिंड्रोम और दूसरा आ गया माइक्रोवेव वेपन, है ना। तो हवाना सिंड्रोम के बारे में आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है कि ये है क्या, किन में पाई गई, क्यों आई, लक्षण क्या है ना। ये सारी चीज़ें इसमें मैंने बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको मतलब कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोवेव वेपन होते क्या है और क्या माइक्रोवेव वेपन कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें। तो माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार का प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार होते हैं जो अपने लक्ष्य को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा वाली चीज़ों जैसे कि ध्वनि, लेज़र या माइक्रोवेव आदि के द्वारा हमला करते हैं। दोस्तों माइक्रोवेव में क्या होता है कि केंद्रित ऊर्जा मतलब प्रत्यक्ष ऊर्जा वाले हथियार होते हैं जो मतलब प्रत्यक्ष ऊर्जा वाले, इनसे मतलब ये ऐसे वेपन होते हैं जिनसे कुछ ऊर्जा निकलती है और ये जो इनका टारगेट होता है जिन पे इनको हमला करना होता है वहाँ पे अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं ये, है ना। और ये किस रूप में करते हैं, जैसे दोस्तों हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं उसके माध्यम से वो ऊर्जा हमें चली गई, या फिर लेज़र टेक्निक के माध्यम से जो हमें दिखेगी भी नहीं उसके माध्यम से, या फिर माइक्रोवेव के माध्यम से, मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हम पे हमला हो रहा है ना। और ये अब अदृश्य तरीके से अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा हम पे इस्तेमाल करते हैं और ये हम पे हमला करते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इस वेपन का यूज़ हुआ है ना। तो ये एक डेफिनेशन है दोस्तों। अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आई तो हम कि भैया किस तरह से काम करता है पूरी क्रियाविधि इसकी देख लेंगे, लेकिन अभी ऐसे मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप में और थोड़ा सा इसके प्रोसेस देख ली। अगर और ज़्यादा डिटेल में आएगा और चर्चा में रहेगा तो फिर ज़्यादा हम विस्तार से देख लेंगे। तो अभी ये छोटी सी डेफिनेशन है जो आप याद कर लेना कि माइक्रोवेव हथियार एक प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा वाले हथियार होते हैं जो अपने लक्ष्य को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा रूपों वाली चीज़ों की जैसे कि ध्वनि, लेज़र या माइक्रोवेव आदि के द्वारा अपने टारगेट पे क्या करते हैं, हमला करते हैं। ठीक है, अब इसमें उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा मानव शरीर में संवेदना पैदा कर दी जाती है। ये जो चीज़ें होती है, चाहे ध्वनि हो गई, लेज़र हो गई, माइक्रोवेव हो गई, इनसे क्या होता है उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं और जो हमारे शरीर में जाके संवेदना सेंसेशन पैदा कर देती है, जो हमें ना दिखती हैं, ना हम समझ पाते हैं, ना डॉक्टरों के समझ में आती है। इस तरह से ये हम पे हमला कर देती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण भोजन में पानी के अणुओं को उत्तेजित कर देती है और उनका कंपन उससे गर्मी पैदा करती है जो व्यक्ति को चक्कर आना, मिचली अनुभव करना, ये सब होता है। दोस्तों ये क्या है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं जो माइक्रोवेव वेपन के द्वारा हमारे शरीर में जाती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनमें होती है। तो हमारे शरीर में जितना भी पानी जाएगा, चाहे वो भोजन के रूप में जाए चाहे हम पिए, तो भोजन के रूप में जो पानी हमें जाता है उसको उत्तेजित कर देती हैं और उससे फिर हमारे शरीर में कंपन पैदा होने लगता है जिससे शरीर में गर्मी पैदा होने लगती है और इससे हमें चक्कर आने लगते हैं, मिचली आने लगती है, ये सारी चीज़ों का अनुभव हमें होने लगता है। अब दोस्तों माइक्रोवेव किसके पास है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो दुश्मन है सबसे बड़ा ड्रैगन, उसी के पास, उसने ही माइक्रोवेव वेपन का सबसे पहले एयर शो किया था। तो चीन ने पहली बार वर्ष 2014 में एक एयर शो में पोली WB1 नामक माइक्रोवेव हथियार का प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों विश्व में अगर कोई सब पहला देश है, हो सकता है और देशों के पास भी हो, लेकिन पहली बार विश्व स्तर पर सामने लाने का काम किसने किया था दोस्तों, चाइना ने किया था 2014 में। जैसे कि एयर शो होते हैं ना, अपना भी जो एयर एक्सपो होता है, डिफेंस होता है हमेशा, कभी बेंगलोर में और कभी कहीं, तो उसमें जो हमारे हथियार वगैरह हैं, नई टेक्निक्स वगैरह हैं, वो प्रदर्शित की जाती है। जैसे ही चाइना में होता है तो उसमें इस
माइक्रोवेव वेपन का नाम था उनका पोली WB-1, है ना। इस नाम से सबसे पहले माइक्रोवेव हथियार को उसने विश्व को दिखाया था। उसके बाद में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी एक्टिव डैनियल सिस्टम नामक प्रोटोटाइप माइक्रोवेव हथियार विकसित किया। अमेरिका के पास में भी है आज एक्टिव डैनियल सिस्टम। तो हमसे कोई पूछे कि विश्व में किन देशों के पास में ऐसा वेपन है, तो दोस्तों अमेरिका के पास है, चाइना के पास में। सबसे पहले चाइना ने दिखाया था, उसके बाद में अमेरिका ने डेवलप किया। तो अमेरिकी ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ क्यूबा के पास में भी, और क्यूबा ने इसी वेपन के द्वारा हमारे अधिकारियों पर हमला किया है, चाहे क्यूबा ने ये वेपन खुद इन्वेंट किया हो चाहे दूसरे लोगों से खरीदा हो। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, अगर भारत की बात करें तो क्या भारत के पास ऐसा वेपन है, तो हम देखते हैं हाल ही में हमारा जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, तो मतलब हमारा जो DRDO है, इसने उच्च ऊर्जा लेज़र और माइक्रोवेव का उपयोग करके निर्देशित ऊर्जा हथियार विकसित करने की योजना बनाई है। निर्देशित ऊर्जा हथियार दोस्तों वही है माइक्रोवेव वेपन। तो हमारा जो DRDO, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो DRDO है उसने भी घोषणा करी है कि हम लोग भी माइक्रोवेव वेपन बना रहे हैं, और अभी इस पर हमारे यहाँ पे काम चल रहा है। भारत के अन्य देशों, विशेष रूप से चीन के साथ बिगड़ते सुरक्षा संबंधों के संदर्भ में निर्देशित ऊर्जा हथियार के विकास को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दोस्तों देखो हमारे पास में, देखो पहले हमारे पास परमाणु बम नहीं था, लेकिन चाइना ने परमाणु बम बना लिया, फिर है ना पाकिस्तान, मतलब हमने बनाया। तो हमारे लिए परमाणु बम ज़रूरी क्यों था दोस्तों? हमारे लिए परमाणु बम ज़रूरी इसलिए था कि हम थोड़ी परमाणु बम का कभी उपयोग करने वाले हैं। तो हमने तो पहले से ये पॉलिसी अपना रखी है, नो फर्स्ट यूज़। परमाणु बम में हम कभी भी पहले यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जब हमारे पड़ोसी के पास में वो हथियार होता है, तो पड़ोसी क्या करता है, बार बार हमें वो हथियार दिखा के डराता है कि हम तुम पे परमाणु बम से हथियार कर देंगे। जैसे मान लो हमारे पड़ोसी है दोस्तों, और हमारा जो पड़ोसी है गांव में, मान लो घर के पास ही, मान लो जहाँ भी हम रहते हैं, कोई पड़ोसी है, और वो पड़ोसी बहुत ज़्यादा मतलब कुचलने वाला आदमी है, मतलब बहुत ज़्यादा बदमाश है, आए दिन हमसे झगड़े वगड़े करता है, जानबूझ के हमारे लिए अड़चने पैदा करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, उसको उसमें डिटेरिएशन पैदा करने के लिए, उसमें डर पैदा करने के लिए घर में एक बंदूक ला के रखनी पड़ेगी। अगर उसने बंदूक है और वो जानबूझ के छोटे छोटे झगड़ों में बंदूक ले आता है हमारे सामने कि ज़्यादा बात मत कर नहीं तो मार दूंगा गोली, है ना, तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें भी एक बंदूक लानी पड़ेगी इसको डराने के लिए, कि अगर वो हमारे सामने बंदूक लाता है तो हम भी उसके सामने बंदूक लाएंगे, है ना। ठीक है, तो हम ये किस लिए करते हैं? हम थोड़ी उस पर बंदूक चलाने वाले हैं, नहीं वो चलाने वाला है, हो सकता है वो सटका हुआ है वो चला दे, बट हम समझदार हैं, हम नहीं चलाएंगे। तो हम क्यों लाते हैं दोस्तों? कि पड़ोसी से मुकाबला करने के लिए, उसमें एक डर पैदा करने के लिए, दबाव पैदा करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती है। इसीलिए तो हमने परमाणु हथियार बनाया था कि भाई हमें भी तो डर पैदा करना है। अब जैसे जिसका पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान जैसे बिगड़े हुए देश हो, खासकर चाइना जैसे, पाकिस्तान से तो हमें डर नहीं लगता, चाइना जैसे बिगड़ा हुआ देश हो तो हमें ज़रूरी है, और उसके पास में माइक्रोवेव वेपन है। और कहते हैं दोस्तों इस बार जो LAC पे छेड़छाड़ हुई थी ना, तो कई बार खबरें आई थी कि वहाँ पे भी उसने माइक्रोवेव वेपन का उपयोग किया था। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास भी ऐसा माइक्रोवेव वेपन हो, जिससे कि चाइना, मतलब हर चीज़ में हमें चाइना का मुकाबला करना तो ज़रूरी है ही। एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए चाइना बहुत सारी चीज़ें करता है, तो भारत ही है एशिया में एकमात्र देश जो चाइना को काउंटर कर सकता है। इसलिए भारत को उसकी बराबरी हर चीज़ में करना जरूरी है। इसलिए हमारा DRDO भी अब ऐसे हथियार बना रहा है। ठीक है दोस्तों, आज न्यूज़ शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन लिए, लेकिन पाँचों बड़े अच्छे क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं। करेंसी इन सर्कुलेशन अथवा मुद्रा का चलन क्या होता है? ये दोस्तों पत्रिका में एक एडिटोरियल आया है, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है। जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, इकोनॉमी और साइंस टेक में से कभी हमको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम करंट में से इकोनॉमी और साइंस टेक के क्वेश्चन छांटते रहेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए 70% क्वेश्चन पेपर के हम कर पाएंगे बिना किसी बुक के, क्योंकि मैं हमेशा यही फॉर्मूला अपनाती थी और आपको भी वही सजेस्ट करूँगी। ठीक है, तो दोस्तों ये इकोनॉमी की न्यूज़ थी, तो इसलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों करेंसी इन सर्कुलेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रा का चलन। तो हो सकता है यही आ जाए कि मुद्रा का चलन होता क्या है। तो दोस्तों मुद्रा के चलन से आशय है कि अर्थव्यवस्था में कुल नोट, सिक्के, डिमांड डिपॉजिट कितना है, अर्थात अर्थव्यवस्था में नकदी कितनी है। मतलब मुद्रा के चलन से आशय दोस्तों ये है कि अभी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा चल रही है, कितने नोट RBI छाप रहा है, कितना करंट मतलब नकदी पैसा कैश लोगों
लोगों के पास में है, चाहे वह नोट के रूप में हो, चाहे वो सिक्कों के रूप में हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में हो, अर्थात अर्थव्यवस्था में फिलहाल कितनी मुद्रा चलन में है, कितनी मुद्रा लोगों के पास है, इसका सारा लेखा जोखा कौन रखता है? हमारा आरबीआई रखता है। अब दोस्तों इसके बारे में उन्होंने तो वैसे सरकार की बुराई करी थी, लेकिन हमें बुराई नहीं करनी है, बिकॉज हम एक प्रशासक बनेंगे और हमें किसी भी दल का सपोर्ट नहीं करना है, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी हो। हमें हमेशा एक जो क्या कहते हैं, बुद्धा वाला मार्ग अपनाना है। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, वैशाख पूर्णिमा है दोस्तों, तो आप सभी को बधाई हो बुद्ध पूर्णिमा की। तो हमें बुद्धा वाला मध्यम मार्ग अपनाना है कि हर एक जो भी दल होते हैं उनके प्रति एक जो मध्यम मार्ग, किसी के प्रति भी झुकाव नहीं हो, क्योंकि प्रशासक का यही दायित्व होता है दोस्तों। हर 5 साल में वो सरकार बदलती है और हमें हर दल के साथ में काम करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक सम्यक दृष्टि रखें सबके प्रति। तो दोस्तों हम बुराई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे लगे इम्पोर्टेंट है कि इसमें लिखा गया था, वास्तव में 2016 में की गई नोटबंदी इसी वजह से की गई थी कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मुद्रा चलन होने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनको खत्म करने के लिए मुद्रा में कमी लाई जाए और डिजिटल लेन देन लाया जाए। दोस्तों जब नोटबंदी की गई थी तब क्या बोल रहे थे? तब यही तो बोल रहे थे कि भाई नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि मुद्रा बहुत ज़्यादा चलन में है। जैसे कि कह रहे थे कि मुद्रा का चलन, बड़े नोट इसलिए है क्योंकि वो क्या करते हैं, उस चीज़ का नाम मैं भूल गई, जहाँ एक तरफ पैसे दे देते हैं और दूसरा दल इधर उनको पैसे देता है, क्या तो हवाला राशि है ना। और जो काला धन है उसको भी वाइट कर देते हैं लोग, हवाला, और मतलब बहुत सारे तरह के काम होते हैं। तो काले धन में कमी लाने के लिए है ना जो ये करी गई थी, मतलब मुद्रा बंदी, जो नोटबंदी जो की गई थी, तो उसमें काले धन में वृद्धि क्यों होती है? जैसे जैसे दोस्तों बाजार में मुद्रा की वृद्धि होती है, क्योंकि काला धन सारा कैश में होता है ना, क्योंकि काला धन बैंक में तो जमा करवा नहीं सकते हैं हम, तो सारा कैश में होता है। तो कैश में होता है तो कैश कब मिलेगा? जब नोट बहुत ज़्यादा होंगे मार्केट में। तो जब नोट बहुत ज़्यादा, काला धन में सबसे ज़्यादा बड़े नोट यूज़ करते हैं, जैसे उस टाइम पे 1000 और 500 के नोट हुआ करते थे, तो वो यूज़ करते थे, इसलिए 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए ताकि काला धन पर रोक लगाई जाए। बाद में इसे ये बोल दिया गया काला धन पे तो रोक लगी नहीं, क्योंकि जितने नोट बंद किए थे वो सारे इनडायरेक्टली बैंक में आ गए थे, है ना। तो वो तो बंद हुआ नहीं। तो उसके बाद में ये बोला गया हम तो डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए ये जो था मतलब नोटबंदी लाए थे। तो भाई साहब डिजिटल लेन देन तो बढ़ा, ये तो 100% श्योर है। 2016 के बाद में दोस्तों हमने कितना ज़्यादा डिजिटल लेन देन किया है, आप सबने भी किया होगा। 2016 में एक तो हम थे और एक हम 2021 में खड़े हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पेटीएम, फ़ोनपे ही यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि कैश नहीं यूज़ करते हैं हम लोग भी, है ना। तो ऑफ कोर्स से बात है डिजिटल लेन देन तो बढ़ा, लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि बाजार में ना मुद्रा की कमी नहीं आई, मुद्रा वैसे ही चल रही है, डिजिटल लेन देन भी वैसे ही चल रहा है। तो भाई साहब ये क्या हो गया? हमने तो नोटबंदी इसलिए की थी कि भाई पैसों की कमी आई ताकि काला धन भी कम हो और सारी इलीगल चीज़ें दोस्तों कैश से ही होती है, वो सारी चीज़ें कम हो जाए और क्या हो कि डिजिटल लेन देन बढ़े, है ना। तो ये हुआ नहीं, इसमें यही बताया गया था कि नोटबंदी की वजह से बहुत ज़्यादा मुद्रा चलन में होने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती थी, जिनको खत्म करने के लिए मुद्रा में कमी लाई जाए और वास्तव में डिजिटल लेन देन किया जाए। और वास्तव में नोटबंदी के बाद में डिजिटल लेन देन बढ़ा भी, लेकिन नकदी का इस्तेमाल कम नहीं हुआ और आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के मुताबिक ही नोटों का मुद्रण जारी रखा। दोस्तों नकदी कम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कि देखो डिजिटल लेन देन तो होने लग गया, अब ज़रूरत क्या थी कि आरबीआई पैसे छापना कम कर दे, लेकिन आरबीआई ने छापना कम ही नहीं किया, उतना ही मुद्रण करती रही जितना कि मतलब नोटबंदी से पहले हो रहा था, है ना। तो अगर मतलब मार्केट में पैसे भी उतने ही आ रहे हैं, फिर हम डिजिटल लेन देन भी करें, तो ये तो उल्टा सिस्टम हो गया ना, अजीब हो गया ना ये, कि भाई आप अगर डिजिटल लेन देन कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल में तो हमें कैश की ज़रूरत ही नहीं होती, तो फिर उधर मुद्रण कम करना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं, अर्थात जारी रखा। और नतीजा यह हुआ कि नकदी का चलन अर्थात कैश इन सर्कुलेशन फिर से बढ़ते बढ़ते नोटबंदी के पहले स्तर को भी पार कर गया। दोस्तों जब आरबीआई ने मुद्रण चालू रखा, मतलब मुद्रण मतलब पैसे छापना चालू ही रखा, तो हुआ ये कि फिर से मार्केट में आज उतने ही पैसे हो गए हैं जितने कि हमारी नोटबंदी के स्तर से पहले थे। ये मतलब कैश इन सर्कुलेशन मतलब नकदी, है ना, बाजार में नकदी कितनी है, उतनी ही हो गई जितनी नोटबंदी के स्तर से पहले थी। तो इसका कोई फ़ायदा हमें हुआ नहीं। अब वास्तव में भारत जैसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में जीडीपी में वृद्धि के साथ में मुद्रा चलन में वृद्धि होना सामान्य सी बात है दोस्तों।
ये सामान्य सी बात है कि मुद्रा किस तरह से छापती है आरबीआई, कि जीडीपी में ग्रोथ रेट जैसे 6.6 है, 7 है, 7 बढ़ेगी फिर 8 बढ़ेगी, है ना। तो जैसे जैसे जीडीपी में वृद्धि हो रही है, मतलब लोग सेवाओं को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आरबीआई मुद्रा भी छापती रहती है ना। और हमारे जैसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ पे जो औपचारिक चीज़ें हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, सरकारी नौकरियाँ हो गई, उनके अलावा हमारे जो अनौपचारिक धंधे हैं, जैसे गोलगप्पे बेचने वाला हो गया, स्ट्रीट वर्कर हो गए, छोटे छोटे एमएसएमईज हो गए जो रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के पास में, वहाँ पे लोग काम करते हैं। तो इसमें दोस्तों मुद्रा का चलन होना सामान्य सी बात है ना। मुद्रा के चलन में वृद्धि होना है कि मुद्रा तो बढ़ेगी हमारे यहाँ पे, लेकिन ये तब तक ठीक ठीक है जब तक जीडीपी में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन अब राइटर ने चिंता इस बात पर जताई है कि लेकिन फिलहाल जीडीपी में कमी हो रही है, लेकिन मुद्रा का चलन बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों हमारे हुआ क्या है कि जब से लॉकडाउन लगा है, जीडीपी हमारी सिकुड़ती जा रही है। आप सबको पता है जीडीपी सिकुड़ती जा रही है, और मुद्रा का चलन दोस्तों बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो मुद्रा छापना हम कम नहीं करें तो अब हमारे यहाँ पे थोड़ी समस्या होने वाली है। राइटर उसी पे हमारा ध्यान लाना चाह रहे हैं कि मौजूदा समय में मुद्रा चलन जीडीपी का 14.5% से ज़्यादा है, जो कि गत वर्ष 12% और 2001 में 10% था। कि पहले जीडीपी से कुछ ज़्यादा मुद्रा, जैसे जीडीपी हमारी 7% एवरेज रहती है, तो उससे कुछ ज़्यादा मुद्रा तो आरबीआई हमेशा छापता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अब राइटर ये कह रहा है कि जो मुद्रा चलन है वो जीडीपी से 14.5% ज़्यादा है इस साल, और पिछले साल ये 12% ज़्यादा था, 12% था। और अगर बात करें 2001 में, तो यह जीडीपी के 10% के आसपास हम मुद्रा छापते थे। तो ये दोस्तों इन्होंने एक कंसर्न जताई है कि अभी तक ना तो आरबीआई, ना ही सरकार, ना कोई और इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि दोस्तों मुद्रास्फीति, जैसे हमें पता है कि मुद्रास्फीति अभी भी बढ़ रही है। मुद्रास्फीति का सामान्य सा मतलब होता है महंगाई अभी भी बढ़ रही है हमारे यहाँ पे। तो आने वाले समय में दोस्तों हमारे, ये तो सीधी सी बात है कि अगर मुद्रा बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, कि लोगों के पास जितने ज़्यादा पैसे आएंगे तो मूल्य तो कम होगा ही ना। तो दोस्तों हो सकता है मुद्रास्फीति और वेनेजुएला वाली सिचुएशन इंडिया में आ जाए, वैसे ऐसे आएगी नहीं। इन्होंने एक कंसर्न जताया है कि वहाँ पे क्या होता है, पैसे मतलब एक पूरा बैग भर के सब्जी खरीदने भी जाते हैं, मुद्रा का मूल्य वहाँ पे इतना कम हो गया कि अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसके जैसे 1 किलो सब्जी के 10,000 रुपये, तो पूरा बैग भर के हम पैसे लेके जाते हैं। इस तरह का मूल्य वेनेजुएला में हो रहा है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो गया। तो मुद्रा का मूल्य सही कब रहता है दोस्तों, जब कम मुद्रा छपती है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुद्रा होगी तो वैल्यू कम होगी, ये आप सबको इस चीज़ का पता ही है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब था कि मुद्रा जो मनी सर्कुलेशन है, कैश इन सर्कुलेशन, वो होता क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी राइटर ने अपनी कुछ कंसर्न जताई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। तो बाकी अगर इस पर और कोई आर्टिकल आएगा तो हम और डिटेल में इसको जान लेंगे। दोस्तों हमारे देश में आज सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं। तो कौन सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है, तो सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। आप सबको पता है सीबीआई बड़ी चर्चा में रहती है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सीबीआई की फुल फॉर्म ये है। तो दोस्तों हमारे जो 1985 महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस हैं, आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल, है ना, सुबोध कुमार जायसवाल को नया निदेशक चुना गया है, मतलब डायरेक्टर चुना गया है। तो एक चीज़ तो ये, इसे चुनता कौन है दोस्तों, इसे एक 3 सदस्यीय कमेटी चुनती है, जिसमें एक होते हैं हमारे पीएम, एक होते हैं हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक होते हैं विपक्ष के नेता। तो आपको पता है कि विपक्ष का नेता अभी है नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी को विपक्ष घोषित नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया है वो आप लोग बताइए, कि कौन सी ऐसी पार्टी को विपक्ष घोषित करते हैं। अच्छा, विपक्ष घोषित होने के लिए पार्टी को कितने % मतदान या अथवा लोकसभा में कितनी % सीटें जीतना अनिवार्य है, तब उसे विपक्ष पार्टी घोषित करेंगे। तो आप ये बताइए। तो अभी 2 ही लोग थे, एक तो सीजेआई थे और एक थे पीएम। तो इन दोनों ने मिलकर इनका चयन किया है। सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर सीबीआई की बात आई है तो सीबीआई की बात कर लेते हैं, कब बनी थी, कैसे काम करती है। तो वर्ष 1963 में भारत सरकार की रक्षा से संबंधित 1963 में बनी थी दोस्तों। भारत सरकार में रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी मामले, अगर कोई बड़े पद वाले व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, या फिर बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई है, या बड़ा कोई मामला है गबन का, सामाजिक अपराध का, विशेषकर जमाखोरी का, या फिर अखिल भारतीय और अंतर्राज्यीय प्रभाव वाले आवश्यक वस्तुओं में काला बाजारी, मुनाफाखोरी की जांच आदि के लिए भारत सरकार द्वारा
केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई है। तो दोस्तों 1963 में की गई थी। और इन सब बड़े बड़े जो केस होते हैं, कोई भी केस मान लो, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे धोखाधड़ी के क्षेत्र में, या दो राज्यों से संबंधित कोई मामला हो, है ना, या फिर केंद्र से संबंधित कोई मामला हो, तो ऐसे मामले जाते हैं सीबीआई के पास में। ठीक है, सीबीआई अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? तो दोस्तों सीबीआई से पहले हमारे एक एक्ट बनाया गया था, मतलब एक वो निकाय ही बनाया गया था, दिल्ली विशेष पुलिस बल ऐसे करके नाम था। तो यही इसी अधिनियम से, इसी को बाद में आगे सीबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत ये जो 1946 में बनाया गया था, इसके तहत सीबीआई अपनी जो अपराध जांच के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त करती है। ठीक है, यह एजेंसी को केवल उन अपराधों की जांच की अनुमति देता है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है। मतलब केंद्र सरकार में अगर कोई भी अपराध होगा जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसकी जांच सीबीआई ही करेगी, ये तो फिक्स है। फिर यह एजेंसी किसी राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य क्षेत्र में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकती है। दोस्तों अगर किसी राज्य का मामला है और राज्य सरकार में इसे सीबीआई को जांच करने के लिए भेजा जाता है, तो जब तक राज्य सरकार सहमति नहीं देती है तब तक सीबीआई वहाँ पे नहीं जा सकेगी। ये आपको पता भी होगा कि पश्चिमी बंगाल में ये मैटर हुआ था और सीबीआई ने पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की परमिशन के बिना प्रवेश ले लिया था। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, है ना, तो वो मामला 1-2 साल पहले का मामला, आपको पता भी होगा। तो किसी भी राज्य की खुद की परमिशन के बिना किसी भी राज्य के अपराध की जांच के लिए सीबीआई नहीं जा सकती है, पहली बात तो ये। अर्थात यदि राज्य में किसी मामले में उसकी जांच करनी है तो संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट और सामान्य स्वीकृति लेनी होगी। अगर राज्य सरकार स्वीकृति देती है किसी मामले की जांच के लिए, तभी यह राज्य सरकार में जा सकेगी। हालांकि एक और बात यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी इस तरह के अपराध की जांच करने के आदेश दे सकते हैं। दोस्तों राज्य सरकार ने सहमति नहीं दी है, लेकिन राज्य के हाई कोर्ट ने सहमति दे दी है ना, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप जाइए पश्चिम बंगाल में और जांच करके आइए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो सीबीआई है उस राज्य के परमिशन के बिना भी उस राज्य में एंट्री कर सकती है और अपराध की जांच कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर मामलों में राज्यों ने केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ ही सीबीआई जांच के लिए सहमति दी है। यह एजेंसी संसद के किसी भी सदस्य की जांच कर सकती है। तो दोस्तों राज्य कब सहमति देते हैं? राज्य तब सहमति देते हैं जब, जैसे कि राज्य में भी तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो कार्यरत होते हैं, जैसे कि आईपीएस होता है, आईपीएस और आईएएस जो होते हैं उनका चयन तो केंद्र सरकार करती है, भर्ती भी केंद्र सरकार निकालती है, तनख्वाह भी वो देती है, लेकिन वो काम कहाँ करते हैं? राज्यों में जाके ही तो करते हैं। तो ऐसे ही राज्य सरकार के कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई जांच करनी हो तो वो सीबीआई को परमिशन दे देते हैं राज्य, लेकिन वैसे अगर खुद के मामले की जाँच करनी है तो वो बहुत कम देना चाहते हैं। ठीक है, और अगर संसद के किसी सदस्य के खिलाफ में कोई वो हो मामला हो तो भी सीबीआई वहाँ पे जा सकती है। अब दोस्तों एक येलो फंगस बड़ा चर्चा में, उम्मीद है सीबीआई से संबंधित आपको सारी चीज़ें आ गई होंगी, इससे बाहर सीबीआई में से कुछ नहीं आएगा। दोस्तों मेरा यही मकसद रहता है कि भले ही मैं आपको 4 क्वेश्चन पढ़ाऊँ, 5 पढ़ाऊँ, लेकिन वो ऐसे पढ़ाऊँ कि उससे बाहर कुछ जाए ही नहीं, मतलब उसका जो बैकग्राउंड पास सब कुछ आ जाए ताकि हमारी वो चीज़ पूरी क्लियर हो जाए, है ना। और सीबीआई और ये हमारे मेंस में भी है। येलो फंगस क्या है? तो दोस्तों येलो फंगस को म्यूकस सेप्टिक कहते हैं दोस्तों, ब्लैक फंगस को कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस और येलो फंगस को कहते हैं म्यूकस सेप्टिक। तो बाकायदा दोस्तों ये मिलाने के लिए पूछ लिए जाएंगे, इधर दे देंगे म्यूकरमाइकोसिस, म्यूकर सेप्टिस और 1-2 और दे देंगे, और इधर दे देंगे येलो फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, है ना, और उनके नाम मिलाने के लिए पूछ ले जाएंगे, इसलिए याद कर लेना, साइंस में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इस संक्रमण का दोस्तों तो ये क्या है, नाम तो हमने पढ़ लिया, अब ये संक्रमण होता क्या है, क्या इसका लक्षण? तो इस संक्रमण का सबसे पहले नाक में संक्रमण होता है, या नाक बंद हो जाता है, शरीर में जकड़न, कमजोरी और हृदय गति तेज होने लगती है। तो दोस्तों एक मामला आया है अभी गाजियाबाद में और उसको डॉक्टरों ने बोला है कि इसके येलो फंगस हुआ है ना, तो उस वजह से येलो फंगस चर्चा में आ गया। तो लेकिन उसके भी अभी श्योर नहीं है कि येलो फंगस है क्या, लेकिन अभी इसकी पुष्टि की गई है कि येलो फंगस मनुष्य में होता ही नहीं है। दोस्तों येलो फंगस मुख्यतः जानवरों में होता है, मनुष्यों में नहीं
नहीं होता है, लेकिन वो गाजियाबाद मामले में बोला गया है, इसलिए चर्चा में आ गया कि येलो फंगस होता है इंसानों में। बट अभी आज के पेपर में जो न्यूज़ है उसमें यही बोला गया है डॉक्टर्स ने कि नहीं होता है यह इंसानों में। यह मुख्यतः घावों में होता है। अगर कहीं चोट लग जाती है और घाव होता है तो इससे फिर संक्रमण बढ़ जाता है, और यह बीमारी आमतौर पर रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जानवरों में होती है, मतलब इंसानों में बहुत कम या रेयर या नहीं होता है। और ये जो फंगस है, फंगस नमी और गंदगी से फैलती है, इसलिए घर में सफाई रखें, घर में नमी ना होने दें। कोविड की रिकवरी के बाद जिनकी इम्यूनिटी कम है वे लोग विशेष ध्यान दें, और रिकवर व्यक्ति बासी और बाजार का खाना ना खाए, हेल्दी डाइट लें और खूब पानी पिए। तो दोस्तों ये हमारी जागरूकता के लिए था ये क्वेश्चन। येलो फंगस होता क्या है, किसमें होता है, क्या लक्षण होते हैं, और अगर मतलब फंगस मोस्टली गंदगी की वजह से ही होता है। अगर हम घर को साफ़ रख रहे हैं, जो व्यक्ति रिकवर हुए हैं वो अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो कोई से भी फंगस उन्हें नहीं होगी। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। वैसे मैंने सल्टा दिए 30 मिनट में, मुझे लग रहा था ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लग रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि ठीक है 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, बट वो ऐसे ले कि आपका हर चीज़ उसमें क्लियर हो जाए। तो अगर आपको न्यूज़ अच्छी लग रही है तो आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और थोड़ा सा तो व्यू बढ़ाइए यार, चैनल का आप बढ़ाते ही नहीं हो, तो थोड़ा सा वो भी कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।